हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय निबंध लेखन, एसे राइटिंग। निबंध लेखन क्या होता है? सीमित शब्दों में किसी भी विषय को सशक्त भाषा के माध्यम से व्यक्त करना ही निबंध कहलाता है। यानी किसी भी विषय में जब हम अपनी भाषा में कोई चीज लिखते हैं तो उसे हम निबंध कहते हैं। निबंध अंग्रेजी शब्द ऐसे का प्राय है जो कि फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। प्रायः देखा गया है कि छात्र निबंध लेखन की कला को जाने बिना ही उसे याद करने का प्रयास करते हैं। यह उचित नहीं है। यदि निबंध लिखते समय इन विशेष बातों का ध्यान रखें तो रटने की नौबत नहीं आएगी। तो बच्चों, हमें निबंध रटना नहीं चाहिए, ना ही याद करना चाहिए। उसे स्वयं लिखने का प्रयास करना चाहिए। और उन्हें कैसे लिखें, किन बातों पर ध्यान रखें, आइए पढ़ते हैं। विषय से संबंधित जानकारी एकत्र करनी चाहिए। निबंध में विचारों को दोहराया नहीं जाना चाहिए। भाषा प्रभावशाली व विषय अनुकूल होनी चाहिए। यथास्थान मुहावरों, सूक्तियों व श्लोकों का उल्लेख होना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए ताकि विचारों की क्रमबद्धता बनी रहे। उपसंहार में निष्कर्ष के साथ अपना मत भी प्रस्तुत करना चाहिए। आगे कुछ निबंध नमूने के तौर पर दिए जा रहे हैं। इन्हें पढ़कर कुछ और विषयों पर निबंध लिखने का अभ्यास कीजिए। आइए बच्चों, पढ़ते हैं एक एक कर निबंध के उदाहरण। पहला, स्वच्छता। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। स्वस्थ व्यक्ति के विचार भी स्वस्थ और मंगल कामनाओं से परिपूर्ण होते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना होगा, तभी हम सेहतमंद बन सकते हैं। स्वच्छता जीवन का एक आवश्यक अंग होना चाहिए। जिस प्रकार जीवन के लिए खाना पीना, सांस लेना, कामकाज करना आदि आवश्यक तत्व हैं, उसी प्रकार अपने आसपास की व शारीरिक साफ सफाई करना भी सबके लिए आवश्यक होता है। हम सब अपने घर की साफ सफाई हर रोज करते हैं, लेकिन घर के बाहर की सड़क पर कभी ध्यान नहीं देते। हमेशा चलते हुए अपने हाथ में आए कागज को सड़क पर फेंकते हुए चले जाते हैं। कभी कभी तो लोग सड़क पर थूकते हुए भी चलते हैं, जो रास्ते की खूबसूरती को ही खत्म कर देती है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे कूड़ा फेंकने या थूकने से हमें रोकना चाहिए। कई बार बहुत से लोग घर की गंदगी को निकालकर घर के सामने डाल देते हैं। यदि घर के आसपास गंदगी होगी तो घर की साफ सफाई का कोई मतलब नहीं होगा। हमें घर के आसपास भी सफाई रखनी होगी, तभी हम स्वस्थ रह सकेंगे। समाज में रहकर व्यक्ति सामाजिक कार्यों से भी जुड़ा हुआ होता है। बेहतर समाज एक बेहतर देश की स्थापना करता है। अतः देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए हमें पहले अपने घर की साफ सफाई पर ध्यान देना होगा। उसके बाद समाज की गंदगी को दूर करना होगा, तभी हमारा देश स्वच्छ व खुशहाल बन सकेगा। हमें हमेशा कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। यदि कूड़ा इधर उधर फेंका जाए तो वह हमारे पर्यावरण को भी दूषित करता है। हमें नदियों, तालाबों, झीलों में किसी भी प्रकार की गंदगी को नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि ये गंदगी पानी को दूषित करती है। इसी प्रकार प्लास्टिक, कूड़े आदि को जलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हवा भी दूषित हो जाती है। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर हमें अपनी धरती के पर्यावरण को शुद्ध बनाना होगा। स्वच्छता के प्रति देश के प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना होगा, तभी हम अपने देश को विश्व की ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे। आइए पढ़ते हैं अगला निबंध, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता अर्थात अपने आप पर निर्भर रहना।
संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन यापन के लिए दूसरे से मदद मिलने की प्रतीक्षा में रहता है। अन्यथा जीव जंतु पशु पक्षी अपने जन्म से ही विकसित होने के लिए संघर्ष शुरू कर देते हैं। तथापि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहकर एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन के संघर्षों का सामना करता है। वह एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ से लेता है, परंतु आत्मनिर्भर होने पर व्यक्ति केवल स्वयं पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ता है और सफलताओं के शिखर को प्राप्त करता है। आत्मनिर्भरता व्यक्ति को भाग्य के सहारे नहीं छोड़ती, बल्कि वह आशावादी बनकर निरंतर प्रयास करते हुए सफलता को प्राप्त करता है। उसका विश्वास कर्म के प्रति अडिग होता है। उसका आत्मविश्वास ही उसे कठिन कार्य को अपने आप करने की क्षमता व हिम्मत देता है। आलसी व्यक्ति जहां दूसरों का मुख देखता है, वहीं मेहनती व्यक्ति आलस्य को त्याग कर स्वयं कार्य करने की क्षमता को उभारता है। वह अपनी गलतियों से सबक सीखता है। वह दृढ़ संकल्प, साहस, धैर्य और आत्मबल जैसे गुणों का धनी होता है और कायरता, भय, संचय, चिंता, आलस्य जैसे दुर्गुणों से कोसों दूर रहता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति को सर्वत्र प्रशंसा मिलती है। वह अपने कार्य को पूरी निष्ठा व दृढ़ निश्चय होकर संपन्न करता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब मनुष्य ने आत्मनिर्भर होकर जीवन की सफलताओं को प्राप्त किया है। तेंजिंग, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, महेंद्र सिंह धोनी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र आदि ऐसे महान व्यक्ति हैं जो आत्मनिर्भरता की मिसाल बने हैं। कहा भी जाता है कि जिस देश के लोग आत्मनिर्भर होते हैं उस देश में कभी भुखमरी, बेरोजगारी और निर्धनता नहीं होती। अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए उसके प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह आत्मनिर्भर बने और देश के विकास में अपना पूर्ण सहयोग दे। तो बच्चों, आपको भी आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करता रहना चाहिए। आइए पढ़ते हैं मेरे जीवन का लक्ष्य, अगला निबंध। मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि संसार के अन्य प्राणियों में सोचने समझने की शक्ति का अभाव होता है। ऐसे में मनुष्य कल्पनाशील, विचारवान व भविष्य के लिए ऊंचे ऊंचे स्वप्न देखने वाला एकमात्र प्राणी है। सभी लोग अपने जीवन में ऊपर उठने की इच्छा रखते हैं। मैंने भी अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। मैं बड़ा होकर एक अध्यापक बनना चाहता हूँ जो शिक्षा के मंदिर का पुजारी हो। हमारे देश के असंख्य बच्चे आज अपनी परिस्थितियों के कारण शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। मैं ऐसे बच्चों को शिक्षित कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करना चाहता हूँ। शिक्षक बनने का सबसे बड़ा लाभ है कि लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने विद्यार्थियों को अच्छी तरह सिखा पाता है, और मैं अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करूंगा। मैं अपने विद्यार्थियों को ईमानदारी के पथ पर चलने की राह बताऊंगा, क्योंकि यदि यह गुण किसी व्यक्ति में हो तो वह जिंदगी में अवश्य सफल होता है। मैं अपने देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, और यह सब हमारे विद्यार्थियों द्वारा ही संभव है। शिक्षा को पेशा बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं इसे व्यवसाय के तौर पर नहीं, बल्कि समाज की सेवा के रूप में संपन्न करना चाहता हूँ। बच्चों को एक सही दिशा मिले, मेरा लक्ष्य बस इतना ही है। मैं शिक्षक बनकर बच्चों के मानसिक, वैचारिक और आध्यात्मिक स्वरूप को एक नई दिशा दिखा सकूं। इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हम सकारात्मक कदम से ही सकारात्मक भविष्य की दिशा में अग्रसित हो सकते हैं। यदि मैं आज से ही प्रयत्न करूंगा, तभी मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूंगा।
अतः मैं दिन रात मेहनत करके पुस्तकों का अध्ययन पूरी अभिरुचि के साथ करूंगा और अपने लक्ष्य को पाने का भरसक प्रयत्न करूंगा। तो बच्चों, हम सभी का एक ना एक लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य को सोचते हैं तो उसे पूरा करने के लिए भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए पढ़ते हैं अगला निबंध, दूरदर्शन। छात्र छात्राएं जब पढ़ लिख कर थक जाते हैं, पुरुष कमाने की उलझनों के पश्चात जब शाम को घर लौटते हैं, स्त्रियां दिन भर के काम से पिस जाती हैं, तब उन्हें शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की आवश्यकता अनुभव होती है। इस थकावट, ऊब और पिसने से मुक्ति दिलाने का उपाय है मनोरंजन। यूँ तो आज मनोरंजन के अनेक साधन हैं, किंतु उन साधनों में सबसे सहज और सुलभ साधन है दूरदर्शन, जो मनुष्य की थकावट को दूर कर उसमें नवीन उत्साह एवं उल्लास भर देता है। दूरदर्शन अंग्रेजी शब्द टेलीविजन का हिंदी प्राय है। टेली का अर्थ है दूर और विजन का अर्थ है दृश्य। इस प्रकार दूरदर्शन का अर्थ हुआ दूर के दृश्यों को प्रत्यक्ष रूप में नेत्रों के सामने प्रस्तुत करना। टेलीविजन का सफलतम प्रयोग सर्वप्रथम लंदन में किया गया। इसका आविष्कार वैज्ञानिक जेम्स लॉगी बेयर्ड ने किया था। भारत में प्रथम दूरदर्शन कार्यक्रम का उद्घाटन 15 सितंबर 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया। दूरदर्शन जन जागृति और समाज सुधार का भी अद्भुत साधन है, क्योंकि इसमें समसामयिक समस्याओं और सामाजिक कुरीतियों के प्रति जन चेतना जगाने संबंधी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। दूरदर्शन हमें रोजगार समाचार, खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना, मौसम संबंधित जानकारी तथा देश विदेश के समाचार देता है। विद्यार्थियों के लिए इसमें विभिन्न विषयों के पाठ प्रसारित किए जाते। मैचों के सीधे प्रसारण की व्यवस्था दूरदर्शन करता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रमों, यहाँ तक कि संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण भी दूरदर्शन पर देखा जा सकता है। कृषि और शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी दूरदर्शन सहायता करता है। विज्ञापनों का माध्यम होने के कारण यह उत्पादों की बिक्री में भी सहायक है। दूरदर्शन जहाँ इतना उपयोगी है, वहाँ इससे कुछ हानियाँ भी हैं। दूरदर्शन मनुष्य को आलसी तथा निष्क्रिय बना देता है। दूरदर्शन को अधिक समय तक देखना तथा ठीक से न देखना आँखों को नुकसान पहुँचाता है। अधिकांश छात्र पढ़ाई की ओर ध्यान न देकर दूरदर्शन देखते रहते हैं। दूरदर्शन पर हिंसा एवं अश्लीलता से युक्त कार्यक्रमों का किशोरों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। छात्रों का कर्तव्य है कि वे दूरदर्शन का सही उपयोग करें। दूरदर्शन का उचित उपयोग हम पर निर्भर करता है। इसके उचित प्रयोग से हम जीवन को सुखी और आनंदपूर्ण बना सकते हैं। तो बच्चों, आपका भी यही कर्तव्य है कि दूरदर्शन का आप सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग ना करें। आइए पढ़ते हैं अगला निबंध, खेल कूद ही हमारे जीवन में उपयोगिता। मनुष्य का शारीरिक विकास पौष्टिक भोजन, उच्च विचार व उत्तम खेल कूद से ही पूरा होता है। मनुष्य जहाँ पढ़ाई के माध्यम से अपना बौद्धिक विकास करता है, वहीं व्यायाम और खेल कूद के द्वारा वह अपनी शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाता है। बच्चों के लिए खेलकूद उतना ही आवश्यक होता है जितना भोजन और नींद। खेल के मैदान से ही बच्चे संगठन की क्षमता, आत्मविश्वास, पारस्परिक सहयोग की भावना, नेतृत्व करने की शक्ति, आज्ञा पालन और नैतिकता का पाठ सीखें। खेल कूद से शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। खेल कूद से शरीर के प्रत्येक अंग और इंद्रियां ठीक ढंग से कार्य करती हैं। आलस्य दूर होता है और शरीर ताकतवर बनता है। इसके अतिरिक्त मन मस्तिष्क को
तरोताजगी खेल कूद के मनोरंजन से ही प्राप्त होती है। मन मस्तिष्क के तरोताजा होने पर व्यक्ति की कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। इस तरह खेल शरीर को चुस्त दुरुस्त रखते हैं। खेल में हार या जीत मिलती है तो प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है और जीवन में आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। खेल के परिणाम ही हमारी संकल्प शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाते हैं। खेल में जीतने के लिए खिलाड़ी को निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे एकाग्रता बढ़ती है और खेल की बारीकियों को जानने समझने की प्रवृत्ति का विकास होता है। आज क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जैसे अनेकानेक खेल युवाओं को अपनी ओर आकृष्ट करते रहते हैं। ये खेल व्यवसाय व उद्योग के रूप में भी अपनाए जाने लगे हैं। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाती हैं और उनके धनोपार्जन का साधन बनती हैं। एक समय था जब कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन वर्तमान समय बदल गया है। खिलाड़ी का अच्छा प्रदर्शन न केवल उसे मान सम्मान, यश, धन दिलाता है, अपितु वह देश का सिर पूरे विश्व में ऊंचा कराता है। माता पिता ऐसे पुत्र या पुत्री को पाकर गौरवान्वित होते हैं। तो बच्चों, देखा आपने हमारे जीवन में खेल कूद का कितना बड़ा महत्व है। तो पढ़ाई के साथ साथ आप सबको भी खेल में रुचि रखनी चाहिए। खेलने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है और हमारा मन हर काम में लगा रहता है। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।